हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं आपको यहाँ पे एक नोट दिखा हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। एंड मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है। फिर से बता देता हूँ कि बॉडी सेट टू बी इन पीरियोडिक मोशन इफ़ बॉडी रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। की बॉडी क्या करेगी, अपना मोशन रिपीट करेगी किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो उस मोशन को क्या बोलेंगे हम, पीरियोडिक मोशन। अब जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की थी तो उसमें हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी और एक्स इक्वल टू ए कोस ऑफ ओमेगा टी। तो हमने साइन एंड कोस ही क्यों लिया, तो मैंने आपको बोला था कि सब बिकॉज साइन एंड कोस फंक्शन आर हार्मोनिक फंक्शन एंड वी हैव डिस्कस हियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो वी यूज साइन एंड कोसाइन देयर, है ना। अब इसकी कर्व्स हैं, जैसे आपको ये कर्व्स आपने फर्स्ट ईयर में करी होनी, कैलकुलस वाली बुक है आपकी मैथमेटिक्स की, उसमें थी कि साइन कर्व कैसे बनती है, ऐसे करके बनती है साइन कर्व, एंड कोसाइन कर्व कैसे बनती है, ऐसे करके बनती है। तो यहाँ पे जैसे आप ग्राफ आ गया आपको कहीं कि साइन कर्व का कैसे बनाना है ग्राफ एंड कोस कर्व का, तो इस तरह से बनाना है। जब साइन कर्व का बनाना है तो एम्पलीट्यूड एंड टाइम के बीच में बनाना है, ठीक है। ए इज़ एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया, या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस पे आपने ए ले लिया, एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन से कर्व शुरू करनी है आपने और एक ऑसिलेशन पे जाके कंप्लीट कर देनी है टी। ये टी इज़ व्हाट, टी इज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने आपको बोला था कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। नाउ सेकंड, कोसाइन की कर्व। कोसाइन की कर्व आपकी ऊपर से शुरू होगी, जहाँ एम्पलीट्यूड यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऊपरली कर्व में यहाँ पे एम्पलीट्यूड था ना, तो साइन की कर्व यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुई आपकी ऐसे करके, और ये टी हाफ है। टी हाफ मीन कि अभी आधी ओसिलेशन हुई है, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरी टी ओसिलेशन, मतलब कि पूरी की पूरी जो है आपकी वन वाइब्रेशन या वन ओसिलेशन इस पॉइंट पे जाके कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कोसाइन की कर्व बनती है। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है इस पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। ऐसे भी आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर कहीं पे आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर, या फिर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर भी आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस पे, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना काफ़ी इजी है, ठीक है। एंड इसमें सॉल्यूशन भी आता है साथ में निकालने के लिए। तो ये मान लो ये ओ कोई भी आपकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ योर मीन पोजीशन, ठीक है। ये आपकी मीन पोजीशन है। अब किसी टाइम पे बॉडी डिस्प्लेस कर गई, यहाँ पे मान लो किसी टाइम पे बॉडी थी, बट यहाँ से वो बॉडी अब डिस्प्लेस कर गई और इस पोजीशन पी पोजीशन पे पहुँच गई, और बॉडी का मास क्या है, एम मास की बॉडी है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जिस डायरेक्शन पे बॉडी डिस्प्लेस करती है, यहाँ पे लेफ्ट मान लो, इस डायरेक्शन को अपने से आप लेफ्ट मान लो, तो ये लेफ्ट टू राइट गई बॉडी, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स या फिर एक्सलेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन पे रखती है, ठीक है। दैट्स वाई आई पुट एरो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो मैंने एफ फैक्टर लिखा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो एरो हेडेड किया है, ठीक है। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वो जो आपने बस जो डायग्राम में बोला होता है, शुरुआत की लाइनें वही लिखनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि लेट ए पार्टिकल पी ऑफ मास एम एग्जीक्यूटिंग, कोई पार्टिकल है पी पार्टिकल है आपका, ठीक है। इसका मास कितना है, एम है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। लेट एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये एक्स क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन ओ, इस पोजीशन से है इस पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट ये, ठीक है। देन रिस्टोरिंग फोर्स, मैंने आपको बोला था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगती है तब पार्टिकल पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है, डेफिनेशन है। एंड वी यूज नेगेटिव साइन बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा है यहाँ पे। देयरफॉर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आ जाएगा आपके पास एफ इजकल टू माइनस ऑफ एस इंटू एक्स। वट इज़ योर एस, एस इज़ योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम फोर्स कांस्टेंट, या साथ में को लिख लो स्टीफनेस, स्टीफनेस कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको, स्टीफनेस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। और कहीं कई कबार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, स्टीफनेस कांस्टेंट क्या होता है। तो आपने ये लिखना है यहाँ पे, ये अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, ठीक है। बट अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आपने बोलना कि एस इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर एस लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ ओपन में एक्स। नेगेटिव साइन को अभी आपने निगलेक्ट कर देना, ठीक है। तो सिंपली इट इज़ द रेस ऑफ एफ इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज़ द रेस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, वट इज
एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एंड इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, फोर्स के क्या यूनिट होते हैं, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट के होते हैं मीटर, जब मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ये इतनी डिराइव होगी, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ आपने यहाँ पे लगाना न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलेशन एम में, ठीक है। ए इज हियर एक्सीलेशन नोट एम्पलीट्यूड, याद रखियो, ठीक है। तो एम इंटू आगे आपके पास ए, एक्सीलेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होगा मैं भी कितनी बार किया ये, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ अब इन दोनों इक्वेशनों को आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट कर दिए आपने दोनों, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन आर सेम, सो राइट हैंड साइड आल्सो सेम विल बी सेम, ठीक है। सो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस एस इंटू एक्स आ गया, ठीक है। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना कि इस स्टेप के बाद जैसे ये आ गया आपके पास ये स्टेप, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर यहाँ पे रहा, एम को आप इस यहाँ पे ले गए, तो ये बन गया माइनस एस अपॉन में एम इंटू एक्स। अब एस अपॉन में एम की वैल्यू क्या होती है, एस अपॉन में एम की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही इसकी वैल्यू होती है। एंड ओमेगा इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर यहाँ पे गया तो ये क्या बन गया, अंडर द रूट, ओमेगा इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एस अपॉन में एम बन गया, ठीक है। इस कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया था पीछे, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ आगे आपके पास इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स पोन में डी टी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में था आपका, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन इसको अब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये बन गया डी स्क्वायर एक्स पोन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वट, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो अब शुरू से चले थे, रिस्टोरिंग फोर्स निकाली हमने, फर्स्ट स्टेप आपने ध्यान रखना रिस्टोरिंग फोर्स निकालनी है, सेकंड स्टेप आपने ध्यान रखना कि रिस्टोरिंग फोर्स निकालने के बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देना है। देन आफ्टर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद लगाने के बाद हमारे पास एक टर्म बनेगी, वो होगी एस अपॉन में एम, जो कि ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। बस वहाँ से रिजल्ट, वहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है आपने, एंड आपके पास जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने निकाली, तो इसका सॉल्यूशन भी आता है साथ साथ में कि आल्सो गिव द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सॉल्यूशन कैसे देंगे आप, नाउ आप आपके पास सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये मतलब सॉल्यूशन का कि वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू, हमने कुछ वैल्यू जो भी है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ इक्वेशन नंबर 1 को आपने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये लिख दिया मैंने 2 इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी, और साथ में क्या था डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये एज इट इज़ लिखा, प्लस बीच में प्लस था 2 इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको मैं अब आपको साथ साथ में सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन आ गई आपके पास, ये थी आपकी इक्वेशन की ये आ गई आपके पास इक्वेशन, ये ऐसे आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी स्क्वायर एक्स पोन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या किया कि 2 इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2 डी एक्स अपॉन में डी टी इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस आ गया 2 इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये आ गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, डी अपॉन में डी टी क्या लेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे, देखो टी अपॉन में डी टी, ये डी अपॉन में डी टी यहाँ पे है, यहाँ पे डबल डी अपॉन में डी टी है, तो यहाँ से तो पूरा की पूरा निकल गया, तो आपके पास अंदर क्या बच गया, आपके पास बच गया डी एक्स अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर बच गया, पूरा की पूरा चेक कर लेना चाहें, जब ये डी अपॉन में डी टी अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन में डी स्क्वायर अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बन जाना था, ठीक है, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। दैट्स वाई हमने पूरा की पूरा स्क्वायर इनसे बाहर ले लिया कॉमन, ये 2 इससे 2 से कट गया, ठीक है। एंड साथ में अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास ओमेगा स्क्वायर, एंड ये आ गया आपके पास
डी एक्स स्क्र, ये देखो एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई हो गया डी एक्स स्क्र अपॉन में डी टी इक्वल टू जीरो। ना वो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू किससे, टी से इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या बचा, डी वी गेट, ये इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का साइन कट जाता है, ठीक है, तो आपने काट दिया तो आपके पास सिंपल ये वाली टर्म बची डी एक्स अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाली इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला कि कैंसिल हो जाती है वाली पूरी की पूरी टर्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नाउ अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे याद रखना है कि एट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे, जो मैंने बोला था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए इज़ व्हाट एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन ही लेंगे। ऐसे मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड जैसे आपने पीछे कर पड़ी थी तो एम्पलीट्यूड ऊपर पॉजिटिव में भी था नीचे भी था, ठीक है, तो ये साइंस का कोई चक्कर नहीं रहता है, ठीक है। एंड साथ में डी एक्स अपॉन में डी टी की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है जीरो होती है, ठीक है, एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। देयरफॉर ये इक्वेशन आपने टू इक्वेशन दे दी, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन टू ये जो दोनों रिजल्ट हैं आप इस इक्वेशन में डालेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी टी तो जीरो के बराबर आ गया, तो ये तो पूरी की पूरी टर्म ही जीरो होगी। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह आपने प्लस की वैल्यू डालनी सिर्फ ए की, तो मैंने डाल दी ए की प्लस वैल्यू, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। नाउ ए की वैल्यू भी आ गई आपके पास। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू पे ए की वैल्यू पुट करनी है आपने। अब इक्वेशन नंबर टू पे आपने ए की वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया डी एक्स पोन में डी टी का होल स्क्वायर प्लस साथ में आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी ए की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई। अब ये क्या कर दिया आपने डी एक्स पोन में डी टी का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे था, ओमेगा स्क्वायर इनमें से कॉमन आ सकता है तो यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना तो जनरल सा मैथमेटिक्स है, में भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस पर, ठीक है। तो ये आ गया डी एक्स पोन में डी टी, ये स्क्वायर जब यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा अंडर द रूट, तो इसका तो अंडर रूट बनेगा तो ओमेगा ही बचेगा हमारे पास, जब इसका बनेगा तो इसका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पता है किस तरह से हुआ, ये जब स्क्वायर यहाँ से यहाँ को जाता है ना तो 1/2 बन जाता है इसका, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 2 था तो इंटू 2 था तो ये तो पूरे की पूरा कैंसिल हो गया, दैट्स वाई ओमेगा बचा। और यहाँ पे तो अंडर द रूट जाना ही है, इस अंडर द रूट का मतलब है 1/2, ठीक है, ये जो अंडर द रूट लगाते हैं इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि डी एक्स अपॉन में क्या नीचे क्या कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को ले आए और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास ओमेगा और डी टी यहाँ से यहाँ को चला गया, ठीक है, ये बच गया। अब आपको पता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने आइडेंटिटी पढ़ी होनी, जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस पूरी की पूरी वैल्यू को तो आपके पास ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाती है, ये आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए की। ये आपने इंटीग्रेशन जब की आपने +2 में तब ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होना कि ये जब इंटीग्रेट करेंगे इसको पूरी की पूरी टर्म को, यहाँ पे लिखना आपने ऑन इंटीग्रेटिंग, नोट्स में मैंने लिखा है, ठीक है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट आपके पास क्या मिलेगा, दिस वैल्यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है टी के बराबर, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। और इसको फाई क्या आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन होती है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो एज होल आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी वैल्यू, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स फोन में ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। फिर फाई इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, बाकी कुछ ऐसा मत समझ लेना इसको, ठीक है। तो ये जब इनवर्स है इस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ यहाँ एक्स फोन में है, ठीक है, प्लस ऑफ फाई, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे ए को भी दूसरी तरफ ले जाओ, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब माइनस वाली टर्म लेंगे ना आप तो ये भी निकल जाएगी वैल्यू ए कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव, बट हमने एक से ही काम चलाना है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी दोनों वैल्यू, ठीक है। तो विच इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो ये जल्दी से आप क्या कर लो, इसका पूरा की पूरा स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। ये है पूरी आपकी जो क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पूरा की पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड ये है साथ में, ठीक है।
ये पूरा की पूरा क्वेश्चन है आपका यहाँ तक, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है ये तो इसको आप पूरा की पूरा लिख सकते हो, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।